साथी नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स बाई ऐप के साथ। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कहेंगे बढ़िया टॉपिक है। और 9th क्लास और 11वीं क्लास दोनों क्लासों की इसमें फिजिक्स कवर होती है। एक ही टॉपिक से एक ही बार में एक ही वीडियो में आपको 9th क्लास में और फर्स्ट क्लास में दोनों को देखने को मिलता है। क्या? गति के समीकरण। गति का समीकरण निकालने के 3 तरीके होते हैं। ओके, सबसे पहला तरीका होता है गणितीय। मैं अभी गणितीय तरीका बताऊंगा, इसे हम मैथमेटिकल तरीका कहेंगे। दूसरा जो तरीका होता है हमारे पास वो होता है ग्राफीय तरीका। और जो तीसरा हमारे पास तरीका होता है वो होता है अवकलन विधि। ओके, तो अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन कलन विधि से कहेंगे। कलन विधि से अवकलन कह दो, गति के समीकरण को हम ज्ञात करते हैं। तो अभी जो हम गति के समीकरण को ज्ञात करने वाले हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। तीनों समीकरण को हम ज्ञात करेंगे 1 बाय 1 एक एक करके। तो सबसे पहला मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि तीनों समीकरण होते कौन कौन से हैं, फिर चलते हैं। तो अभी जो हम जिस तरीके से ज्ञात करेंगे इस बार वो है गणितीय तरीका, मैथमेटिकल तरीका है। ओके, उससे हम ज्ञात करेंगे गति के समीकरण। तो सबसे पहला समीकरण होता है b बराबर u प्लस ए टी, ये होता है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा तरीका होता है वो, और तीसरा समीकरण जो होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे के सारे मतलब 1 2 3 ये तीनों गति के समीकरण हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, और ये एक समान ऐसे रिलेशन के लिए यूज होते हैं, मतलब एक समान त्वरण के बीच में ये आते हैं। तो इनमें मैं आपको बता दूं जो ये इसमें वर्ड है इनके मीनिंग क्या क्या है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग वेग है ये। ए क्या है? त्वरण। ए क्या है? त्वरण, ऐसी रिलेशन। और टी क्या है? टाइम, समय। एस क्या है? दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। और बी क्या है? अंतिम वेग। ये 2-3 चीजें हैं जिनके बीच में ये पूरा गति का समीकरण, तीनों गति के समीकरण आते हैं। तो हम देर न करते हुए आते हैं सबसे पहले वाले समीकरण पर, इसको स्टैब्लिश करेंगे किसको? गति के प्रथम समीकरण को। तो बात करते हैं हम गति के प्रथम समीकरण की। और गति का प्रथम समीकरण को समझने का दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है हमारे पास। कोई बस थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़े से शब्द लिखने हैं, उसके बाद गति का हमें पहला समीकरण मिल जाएगा। हम प्रूफ किसका करने जा रहे हैं? हम प्रूफ करने जा रहे हैं b बराबर u प्लस ए टी, इस चीज को। तो इसके लिए देखिए हमने माना कोई गतिमान वस्तु है, गतिमान किसी लिख लो, कोई की जगह ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक, ये प्रारंभिक लिख गया, वेग क्या है? u, ये u लिख गया। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तथा वस्तु एक समान त्वरण a से त्वरित होती है। क्या होती है? त्वरित हो रही है। मतलब उसका जो त्वरण है, एक समान त्वरण है, वो कितना है? a। ओके, कितना है? a। उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u। ये प्रारंभिक वेग है वस्तु का। कोई गतिशील वस्तु है जिसका गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और एक समान त्वरण a से, एक्सीलरेशन a से वो क्या हो रही है? त्वरित हो रही है। तब t समय पश्चात, ये t समय है, t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है? उसका वेग b हो जाता है। अब आप इस लैंग्वेज को कैसे भी लिख सकते हो। ओके, आपने अगर किताब पढ़ रखी तो चाहे किताब के तरीके से लिखिए, चाहे मेरे तरीके से लिखिए, या आपके दिमाग में जो भी है उस तरीके से लिखिए, लेकिन मतलब चीज़ें यही इसी तरीके की होनी चाहिए। क्या? जब भी कोई गतिमान वस्तु मतलब चलती है तो सबसे पहले प्रारंभ में धीरे धीरे चलती है, या जैसे भी चलती है वो उसका होता है प्रारंभिक वेग, वस्तु का बिल्कुल जो शुरू का वेग होता है।
उसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग। अब वस्तु क्या हुआ, ए त्वरण से, त्वरण का मतलब क्या होता है, वस्तु की स्पीड में वृद्धि करना एक समान त्वरण से। तो क्या होगा, एक समान त्वरण ए है जो उसकी स्पीड में वृद्धि कर रहा है, और टी समय पश्चात क्या होता है, वस्तु का जो वेग था कितना हो जाता है, u से बढ़कर b हो जाता है। मतलब ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, और टी क्या है, टाइम। ओके, एक क्या है, एक्सीलरेशन। अब ऐसे में हमें ज्ञात करना है क्या, गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्वरण का जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषा लिखेंगे। ओके, मतलब परिभाषा से लिख देंगे। परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है, त्वरण की जो परिभाषा कहते हैं कि किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, मतलब किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये लिख दो समय, खाली समय लिख दिया मैंने, समय अंतराल भी लिख सकते हो। अब वेग परिवर्तन मतलब क्या है, पहले का वेग क्या था u, और बाद का वेग क्या हो गया b। तो u प्लस b, ये हो गया आपका परिवर्तन। निकालने के लिए क्या करेंगे हम, घटा देते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं। तो अंतिम वेग कितना है v, और प्रारंभिक वेग कितना है u। तो इसमें भी जैसे मैं बताऊं आपको, किसी के पास 4 रुपए हैं या 4 बॉलें हैं, ऐसे मान लो किसी के पास कितनी है, 4 बॉलें हैं, उसको 10 बॉलें और मिल जाएं, ठीक है, तो उसके पास कितनी बॉलें हो जाती हैं, 14 बॉलें हो जाती हैं। तो उसमें परिवर्तन कितना हुआ, बॉलों के अंदर जो परिवर्तन, मतलब गेंदे हैं तो गेंदों में परिवर्तन कितना हुआ, तो कैसे करके निकालेंगे, जो बाद वाला है इसमें से पहले वाला घटा देंगे, तो कितना मिलेगा हमको, 6 बॉलों का परिवर्तन हुआ, क्योंकि 4 थी, अब उसके पास कितनी हो गई, 10। ऐसे लिखो, 4 बॉलें थी शुरू में, उसके पास कितनी बॉलें थी, 4, और बाद में कितनी हो गई, 10। तो परिवर्तन निकालेंगे कितनी बड़ी, तो 10 में से 4 को घटाएंगे, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तो कितना, 6 बॉलों का हमारे पास परिवर्तन हुआ है। तो इसका मतलब हम ठीक ठीक समझ गए कि जो बाद वाला वेग है, हमेशा हम क्या करते हैं, परिवर्तन निकालने के लिए बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। तो यहाँ पे बाद वाला वेग कौन सा है, b, और त्वरण को कैसे लिखते हैं, a से। ओके, और ये है b, तो b में से घटाएंगे किसको, u को, और नीचे क्या है, समय t। ये तो ये हो गया वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये किसके बराबर होता है, त्वरण का। भी तिरछी गुणा मार दो भाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा at इक्वल टू b माइनस का u। अब क्या करेंगे, इस u को ले आएंगे इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर के निशान के इधर आएगा, तो प्लस का u, b इधर। अब इसको सीधा कर दो क्योंकि सीधा अच्छा लगेगा। ओके, u प्लस at, तो ये आपका आ गया क्या, गति का पहला समीकरण, बराबर बराबर होके, तो b बराबर u प्लस at। ये तो हमको लाना था, यहाँ पे देखो, इसको देखो और इसको देखो, b बराबर u प्लस at हमको मिल चुका है, यानी कि गति का पहला समीकरण हमको मिल चुका है। सिंपल तरीका है यहाँ लिखना है, माना कोई भी गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, वो a त्वरण से त्वरित होती है, ठीक है, या लास्ट में लिख दो t समय पश्चात उसका वेग b हो जाता है यदि वह a त्वरण से त्वरित होती है, तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो परिभाषा से त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, और वेग परिवर्तन क्या होता है, बाद वाले वेग में से पहला वाला वेग घटा देते हैं, और इसके बाद नीचे क्या आता है, समय की जगह पे हम t लगा देते हैं, t इज द टाइम। a के बराबर त्वरण को हम कैसे लिखते हैं, a से लिखते हैं, इसकी तिरछी गुणा कर दी, a के t में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा at, और यहाँ पर क्या बचा, ये b बराबर b माइनस u को इधर ले आए, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर के निशान के इधर आता है, इधर अकेला क्या रहेगा b। अभी इस b को उठा के इधर रख दिया तो ये इधर चला जाएगा, u पहले लिख लिए, at बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 4 6 होता है, और 4 + 2 भी कितना ही होता है, 6। मतलब जोड़ में हम स्थान परिवर्तन कर दें, जोड़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पहला समीकरण हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी समीकरण की ओर। ओके, अब हम पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था ये कौन सा था, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब हम पढ़ने वाले इसका सेकंड समीकरण। वो क्या होता है, सेकंड समीकरण होता है, इधर लिख देता हूं मैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके,
इसको हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कैसे करके सिद्ध करके आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है। क्या हमारे पास लिखा हुआ है, माना कोई भी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और वो त्वरण a है, t समय पश्चात उसका वेग b हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात और लिखनी है, होता है तो, ठीक है, हो जाता है ऐसा लिख दिया इसको। तो अब इसके बाद थोड़ी सी लाइन और लिखनी है, क्या, यदि वस्तु t समय में s दूरी तय करती हो, एक नई चीज और आ गई, s दूरी तय करती हो, मतलब कुछ ना कुछ तो दूरी भी तय करेगी। तो हमने क्या कह दिया, वस्तु t समय में s दूरी तय करती हो। तो अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या, यहाँ लिख देते हैं, वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी, चली गई दूरी। अब भाई बहुत ध्यान से सुनना, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या पड़ गया, दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए इसको यहीं रोको, चाल की गुणा इसमें कर दो समय की, तो ये हो जाएगा चाल, भैया बटे में है, बराबर के निशान इधर आके क्या हो जाएगी, समय इसका तो क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी को सीधा कर लेंगे अगर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो अब चाल जो है, यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, वैसे तो हमें सूत्र पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय ये, लेकिन इसमें हमने क्या किया था, दूरी निकालने की तो इस समय को चाल के साथ गुणा कर दी। तो समय को चाल के साथ गुणा कर देंगे तो चाल तो यहाँ पे है, इसके साथ समय और आ जाएगा, तो चाल गुणा समय, इधर अकेला रह गया दूरी। अब इसको सीधा कर लो, दूरी को लिख लिया पहले और चाल गुणा समय को लिख लिया बाद में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी चाल की जगह होगा वेग, और वेग कौन सा होगा भाई, औसत वेग, औसत वेग गुणा समय। ओके, किसी भी वस्तु की गतिमान वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। कैसे, मैंने अभी बताया था। अब चाल को हम वेग कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप वेग, सिंपल वेग नहीं, वहाँ औसत वेग की बात करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अगर जैसे चाल भी कहते हैं तो औसत चाल, तो यहाँ पर वेग जो हम निकालने वाले हैं वो कौन सा वेग होना चाहिए हमारे पास, औसत वेग, और गुणा समय। तो समय तो हमारे पास है क्या, t, लेकिन औसत वेग हम कैसे निकालते हैं, औसत वेग निकालने के लिए हमारे कुल को 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि कुल वेग, प्रारंभिक वेग था u और अंतिम वेग है v, इसको कर देंगे 2 से भाग, और गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पर t। तो ये हमारे पास आ गया औसत दूरी, मतलब चली गई दूरी। इसको कैसे लिखते हैं, s से लिखते हैं। तो ये हमारे पास मिला s बराबर u प्लस b अपॉन 2 इंटू टी। इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ओके, अब इसके बाद आप इधर आ जाइए, मैं इसको मिटा दूं, ऊपर वाले को इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और ज़्यादा बोर्ड की, तो इसलिए इधर ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अभी जो काम का है उसको मैंने छोड़ दिया। क्या आया हमारे पास, ये वाला समीकरण, इसको उठा के मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, या वही लिख, यहाँ लिख लो, चलो सही है। क्या आया हमारे पास आया s बराबर u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसको भी मिटा दो भाई, इसको मिटा दिया ना। अब होने वाला क्या है यहाँ पर होने वाला है, हमने इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 से समीकरण 1 में, समीकरण, और समीकरण 1 कौन सा है ये, इसमें हम क्या करेंगे, b बराबर u प्लस ए टी रख देंगे। रखने पर मतलब जहाँ पर ये b लिखा हुआ है वहाँ पर अब क्या लिख देंगे हम, u प्लस ए टी। देखिए होता क्या है, आगे s ऐसे लिख लिया, u की जगह पे u ही लिख लिया प्लस, और जो ये b लिखा हुआ है ये क्या है b, इसकी जगह पे, इस b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। तो हमने लिख दिया u प्लस ए टी। एक बार यहाँ फिर से समझ लीजिए, ये वाला u इस समीकरण 1 में हम लिख रहे हैं कि b बराबर u प्लस ए टी। तो ये वाला u तो हमने जैसा था वैसे ही लिख लिया, ये वाला प्लस था, ये वाला प्लस लगा लिया, ये वाला जो b है ना, इसकी जगह पे हमने क्या रख लिया, यहाँ से u प्लस ए टी। अब इसके साथ इसके नीचे क्या है 2,
और ये ब्रैकेट बंद, और ये रहा इनटू का साइन और ये वाली टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए u और u एक जैसे नजर आ रहे हैं, इन्हें जोड़ लेंगे। तो एक u और एक u यानी कि 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2u, और प्लस at अपॉन में क्या है 2, और यहाँ पर क्या है इनटू में t। अभी ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये t जो है इस at के साथ भी आएगा, या पहले इसको ऐसे रहने दो, इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग कर लो तो भी मजा आने वाला है, अंदर ही अंदर कर लो इतने काम। तो s बराबर हो जाएगा, क्या करते हैं हम, ये 2u है ना, इसके साथ भी 2 आ जाएगा, प्लस at के अपॉन में भी कितना आ जाएगा 2, मतलब मैंने इस 2 को एक बार इसके साथ कर लिया और इसके साथ भी कर लिया, तो ये हो गया 2u अपॉन 2 और यहाँ पर at अपॉन 2। अब ये ब्रैकेट को बंद कर लो और बाहर क्या चल रहा है हमारा t, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, यह बचा s बराबर u अपॉन 2 प्लस at। इस at को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, इस 2 को हमने यहाँ क्या करा, इसके आगे मान लिया कुछ नहीं तो 1, तो ये 1/2 को लिख दिया आगे। अब यहाँ पे अब पीछे क्या बचा हुआ है at, ये वाला at। ओके, 1/2 at, तो ये करा, और इसके बाहर क्या चल रहा है यहाँ पर t। अभी इस t को अंदर लेके आओ तो क्या होने वाला, देखो s बराबर इस u को अंदर लाएंगे तो इसकी गुणा इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, जब गुणा इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा u तो है इसके साथ t और आगे अपॉन 2। ओके, सॉरी 2 नहीं रहेगा क्योंकि 2 यहाँ कट चुका है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ओनली u बचेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर भी 2 नहीं होगा, इस t की गुणा होगी u से, तो यहाँ हो जाएगा ut और प्लस हाफ, ये देखिए यहाँ पे a है और t ऑलरेडी है, तो t की t से गुणा होगी, क्या हो जाएगा t स्क्वायर, इसको सही करके लिख लो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही बन जाता है गति का, अगर आपको याद हो तो दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हमने गति का दूसरा समीकरण भी निकाल दिया है। कठिन नहीं है, बस देखने में थोड़ा सा लगता होगा, हमें पता होना चाहिए, हमें औसत t समय में चली गई दूरी हमने मान लिया कितना है s। ओके, अब हम करेंगे कि जो उसका औसत वेग होगा, चली गई दूरी बराबर क्या होता है औसत वेग गुणा समय, और औसत वेग क्या निकाला हमने u प्लस बी अपॉन 2, ये औसत वेग है और समय क्या है t। अब इस समीकरण में इस b बराबर हमने लिख दिया u प्लस at और बाकी का कैलकुलेशन किया, गुणा भाग किया, धीरे धीरे हमारा क्या आ गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो था गति का दूसरा समीकरण। अब बात आ जाती है गति का तीसरे समीकरण की ओर चलते हैं। तो अगर हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया, फर्स्ट और सेकंड समीकरण मिल चुका है गति का, अब देखिए थर्ड समीकरण भी हमको मिल जाएगा, और वो मिलेगा हमको फर्स्ट समीकरण की सहायता से। कैसे करके मिलेगा अभी देखते हैं। देखिए थर्ड समीकरण की बात चलेगी। अब गति के तीसरा समीकरण क्या कहता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब यह है तीसरा। तीसरा समीकरण हमें पता है प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण से देखिए भाई, प्रथम समीकरण क्या होता है आपको याद हो तो मैं बता रहा हूँ, b बराबर u प्लस at, ये क्या है प्रथम समीकरण। बस इसी तीसरा समीकरण को निकालने के लिए आपको पहला समीकरण लिख लीजिए, और पहले समीकरण को बड़े अच्छे तरीके से लिख दीजिए, क्या दोनों ओर वर्ग करने पर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। ये बराबर के जो चिन्ह है, बराबर का जो निशान है, इसके इस तरफ और इस तरफ पूरे पूरे जो पद हैं इन पर हम क्या करने वाले हैं वर्ग। तो इसका b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा u प्लस at का स्क्वायर। u प्लस भाई ये पूरा है, इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हमारे पास इसके खोलने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो इसको 2 बार लिख लो, और यह आपको सूत्र पता हो कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी आप खोल सकते हो, और अगर ऐसे नहीं खोलना है, ऐसे आपको दिक्कत आ रही है, तो सीधे सीधे खोल दो, यहाँ पे खोल लें। बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा भाई, इसको हमने 2 बार लिख लिया, u प्लस at और u प्लस at। ओके, क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि इसकी घात 2 है, हम 2 बार इसको आराम से लिख सकते हैं, एक घात यहाँ पर एक घात यहाँ पर, और दोनों को जोड़ोगे तो 2 घात हो जाएगा। अब इनकी गुणा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम u के साथ गुणा करेंगे, तो पहले ऐसे लिख देते हैं, u के साथ गुणा करेंगे इस वाले पूरे समीकरण की, तो ये हो जाएगा u प्लस at, ये वाला प्लस लगा लिया। अब बचा क्या
ए टी। अब ए टी की गुणा करेंगे इसी के साथ तो ये भी हो जाएगा यू प्लस ए टी। तो ये जब गुणा करेंगे तो u की u से हो गया यू स्क्वायर प्लस u की इससे करेंगे तो ये हो गया यू ए टी प्लस u की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा यू ए टी और प्लस a की यहाँ से करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर हो रहा है यानी कि a स्क्वायर हो रहा है और t स्क्वायर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहिए हाँ। और इसके हिसाब से अगर हम खोलते तो बहुत छोटा हो जा रहा था हमारे पास, कैसे सीधा सीधा इसका होल स्क्वायर लगा देते, लाइनें ये कम हो जाएंगी। देखो a स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 280। एक लाइन और लिख देते हैं यू स्क्वायर, ये और ये सेम सेम है तो सेम सेम जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2a और प्लस a स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग दोनों के गुणा का दुगुना है, यही वाला फार्मूला बन गया। आप ऐसे खोल के कर सकते हो, चाहे तो सीधा सीधा कर सकते हो। ये लाइनें सारी की सारी बच जाएंगी अगर आप ऐसे करते हो तो, बस गलती ना होना चाहिए, बाकी ऐसे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गति की तीसरी समीकरण। तो देखिए कैसे करके निकालेंगे हम गति की तीसरी समीकरण। हम अब इसमें कोशिश करें किसी भी तरह से हमें गति की दूसरी समीकरण मिल जाए। दूसरी समीकरण जब हमें मिल जाएगी तो उसी से हमारा बन जाएगा गति का तीसरा समीकरण। तो देखिए कैसे करके मिलता है गति का तीसरा समीकरण। यहाँ पर गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इधर बी स्क्वायर चल रहा है ऑलरेडी, वो आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ अपने पास से करना है हमें, क्योंकि हमें बनाना है गति का दूसरा समीकरण। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो लास्ट वाला पद है ना, ये क्या ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर टी स्क्वायर में अपने पास से हम लिख लेंगे लास्ट वाला पद, मतलब बिल्कुल अंत में लास्ट पद कौन सा है, ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, में 2 से गुणा भाग करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा भाग करेंगे लास्ट वाले पद में, बाकी का ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u8t, ये वाला लिख लिया। अब ये क्या है, प्लस इसमें 2 से तो हमने करी गुणा, तो ये हो गया ए स्क्वायर और प्लस का सॉरी इसमें टी स्क्वायर और बटे में है 2। अब यहाँ हम क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों पदों में इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, आ गया भैया। इसमें u है, इसमें u नहीं है, लेकिन इसमें क्या है a है और इसमें भी क्या है a। तो हम समीकरण बनाने के लिए ये तो ऐसे लिख लिया ना, इन दोनों में से 2a बाहर निकाल लेंगे। जब 2a बाहर निकालेंगे तो सुनो, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ओके, a बाहर आ गया, तो क्या बचा ut, u बचा ये वाला और क्या बचा t, 2 और a, ये और ये दोनों बाहर आ चुके हैं, तो क्या बचेगा, ये u बचेगा और ये क्या बचेगा t प्लस। अब यहाँ देखेंगे ये वाला 2 जो है ये बाहर आ गया और इस a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा खाली एक a और क्या बचेगा t का स्क्वायर, at का स्क्वायर। अभी सॉरी नीचे 2 और बचेगा, ये वाला ध्यान देंगे, ये वाला 2 बाहर आ चुका है, इसमें से एक a बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचेगा, केवल एक a बचेगा, बच गया, और ये टी स्क्वायर बचेगा, बच गया, और नीचे वाला 2 बचेगा। अब ये चीज थोड़ा गौर कर लो, ये क्या है, थोड़ा और ठीक से लिख दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये 2 को ना ऐसे करके थोड़ा सा पहले लिख लो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, s लिखो भाई। तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, बी को भूलना नहीं, ये चला आ रहा है बी, कहीं बी को भूल जाओ, यहाँ पर क्या चला आ रहा है, बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ut प्लस सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, ये बी स्क्वायर बराबर यहाँ से देखो यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये वाला जो पोर्शन है पूरा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो लिख रखा है इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, s। ये मिल गया हमको गति का तीसरा समीकरण। क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से,
क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हमें गति का तीसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए गति का पहला समीकरण लिखेंगे। ये लिख लिए गति का पहला समीकरण, b बराबर u प्लस ए टी। अब बड़े सावधानी से इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर दिया तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको खोलने के मैंने दो तरीके बताए, या तो खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, या फिर अगर ऐसा नहीं आता तो सिंपल करके खोल दो, बी स्क्वायर ऐसे लिख लिया, इसको दो हाथ है तो दो बार लिख लिया, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। अब u से जब गुणा करेंगे ना तो u को लिख लिया और इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ लिख लिया, और ये वाला प्लस लगा लिया, at लिख लिया, इस पूरी ब्रैकेट को एक बार इसके साथ लिख लिया। इसमें घपला नहीं होगा, गलती नहीं कर सकते। वैसे तो हम u की u से u स्क्वायर, फिर u80, फिर इसके इससे और फिर इसके इससे करते तो घपला हो सकता था, लेकिन अब घपला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि u लिखा पहले, फिर इस पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दी, 80 लिखा, फिर पूरी ब्रैकेट से गुणा कर ली। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, एक ये वाला ब्रैकेट और एक, तो u की u से u स्क्वायर, ये वाला प्लस आ गया, u की 80 के साथ गुणा तो u80 हो गया। अब ये वाला प्लस लग गया, 80 की u से गुणा होगी तो u80 ये लिख गया, ये वाला प्लस लगा लिया। अब इस 80 की इससे गुणा होगी तो a ऑलरेडी है, स्क्वायर हो गया, t यहाँ पर है, t यहाँ पर है, a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। अब ये b ऐसे लिख लिया, u स्क्वायर ऐसे लिख लिया, प्लस ये एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो दो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखे 2u80। अब आगे क्या है, ये वाला ऐसे बचा था, इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि हमको बनाना है दूसरा समीकरण। कुछ ज्यादा नहीं किया है इस वाले पोर्शन में, इसको सबको ऐसे लिखा हुआ है, इसमें हमने 2 से गुणा करा, 2 से भाग अपने घर से। तो ये वाला ऐसे लिख लिया, ये वाला ऐसे लिख लिया, 2u80 ऐसे लिख लिया। यार ये बहुत घपला हो गया, इसमें आपको समझ में नहीं आता हो, 2u80 ये वाला ऐसे लिख लिया। और यहाँ पर देखिए ये 2 इसमें नहीं था ना, a स्क्वायर t स्क्वायर था, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग किया है, 2 से गुणा और 2 से भाग कर इन दोनों को काट देंगे, फिर पुराना पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, 2a, यहाँ पर देखिए 2 था, a था, और यहाँ पर 2 और a, इसमें दोनों में से हमने 2a बाहर निकाला, हालांकि t दोनों में था, t निकालेंगे तो हमारा काम खराब हो सकता था, इसलिए t नहीं निकाला, हमको निकालना है गति का दूसरा समीकरण। तो ये 2a जब बाहर निकाल देंगे तो ut बचेगा, ut बच गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया, एक a और एक t स्क्वायर, तो a t स्क्वायर नीचे वाला 2 बच गया। ये होता है गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ x स्क्वायर। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, s। तो इस वाले समीकरण में, इस पूरे समीकरण में b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, s। ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। तो आपको गति के तीनों समीकरण मैंने बताए हैं गणितीय विधि से। अब इसके बाद अगर जरूरत हो कमेंट बॉक्स में, हालांकि मैं बताऊंगा ग्राफीय विधि सरल विधि है लेकिन पूछ ली जाती है, और इसके बाद कलन विधि। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करें। ओके, बाय दोस्तों।